एटॉमिक स्ट्रक्चर के हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंडिंग में थे हम लोग। आवाज आ रहा है बेटा? क्लियर आवाज? यस सर। ठीक है बेटा, चलो लेट स्टार्ट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे थे और उसमें हमने जहां मैंने छोड़ा था लास्ट में, फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब्बो रूल के ऊपर था। अब्बो रूल, नेक्स्ट रूल जो आता है उसको बोलते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लास्ट टाइम बेटा आई टोल्ड यू कि जो यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकालना सिखाया था मैंने, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। डू यू रिमेम्बर क्या था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला? एस स्पिन एस मल्टीप्लिसिटी माइनस वन। टू टू एस प्लस वन, जो सिंगलेट और ट्रिपलेट निकाला था। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन ने क्या बोला कि अगर मान लो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं, इक्वल ऑर्बिटल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं बेटा टेक्निकल टर्म? डीजेनरेट। ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल। गुड। तो जो डीजेनरेट जो ऑर्बिटल होता है, यानी कि इक्वल एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होता है, जैसे एक सब शेल पी है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों का एनर्जी इक्वल है क्योंकि एन प्लस एल का सम तीनों का इक्वल होगा। तो एन प्लस एल का सम इक्वल है तो एनर्जी इक्वल होगा। हम जनरली अब क्या, वन इलेक्ट्रॉन से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर रेयर केस। ज्यादातर तो हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही कंसिडर करके हम सोल्व करेंगे। हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में कहेंगे अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल है तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील्ड करेंगे, देन पेयरिंग करेंगे। उससे क्या होगा कि उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें बोलेंगे ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जैसे एज degenerate orbital of same subshell। तो एक ही सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर सिंगली फील्ड फर्स्ट, singly filled first, then paired, एज एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास पी सब शेल है, पी सब शेल। अब पी सब शेल जो होते हैं पी एक्स पी वाई जेड पी थ्री है और आपको इलेक्ट्रॉन सपोज भरना है 3। तो इलेक्ट्रॉन 3 आप पहले सिंगली फील्ड करके भरेंगे, जैसे 1 2 3, इस ऐसे भरेंगे, न कि ऐसे हम 3 इलेक्ट्रॉन, ये गलत होगा। दोनों बेटा अगर आप देखेंगे तो दोनों फर्क क्या है? दोनों फर्क ये है कि यहां पर इक्वल एनर्जी वाला एक ऑर्बिटल खाली है तो पहले इलेक्ट्रॉन को वहां रखो, अदरवाइज ये पास में आएंगे तो रिपल्सन क्रिएट करेंगे। ये खाली रखा हुआ है तो इक्वल एनर्जी वाले हैं तो उसमें सिंगली फील्ड करो, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अनपेयर्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। तो इसलिए आप इसको सिंगली फील्ड करते हैं। इससे क्या होता है, रीजन क्या है सिंगली फील्ड करने का? इससे क्या मिलेगा आपको? इससे जो आपका सिंगली फील्ड या सिंगली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन provide extra stability, due to decrease in इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इससे क्या, ज्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होगा वो आपका कम हो जाएगा। जैसे यहां साथ में है तो रिपल्सन इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा रिपल्सन। तो ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमेशा में
मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखने होते हैं तो ये हमारा लेस स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये हमारा मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और जब आप इलेक्ट्रॉनों को सिंगली फील्ड करोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा आएगा बेटा, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो कम होगा, इसका स्पिन ज्यादा आएंगे इसके। तो इसको बोलते हैं हम हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एज मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल आर सिंगली फील्ड फर्स्ट देन पेयर्ड, तब हम उसको पेयरिंग करते हैं। फिर पॉइंट आया कि चलो आपने अलग अलग ऑर्बिटल है, अलग अलग ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड कर रहे हो तो आप सिंगली फील्ड कर रहे हो पहले। बट अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड करने हो तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभी वाला फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है ये। इसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें कहता है अगर एक ही इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और डिफरेंट स्टेटमेंट देगा वो, डिफरेंट आपको इसी बात को कहने के। तो पाउली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब मना करता है। किसको मना करता है? कि आप जो है एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां कहीं भी बेटा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जहां भी वो कहे कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो ऐसे बोल दे कि हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन पी ऑर्बिटल, क्या आंसर दोगे बेटा? हमेशा क्या आंसर होगा आपका? चाहे वो पी वो लिख दे, डी दे, तो पी को 3 लेके नहीं चलना है, पी एक्स पी वाई पी जेड नहीं। जब पी ऑर्बिटल वर्ड आ गया ना तो 6 नहीं देना बेटा आपने। जहां भी वो पी वर्ड आ जाए, कोई सा भी ऑर्बिटल हो, इवन डी हो, पी हो, एस हो, आपने आंसर 6 भी होगा, आंसर 2 भी होगा, 6 क्रॉस कर देना है, 2 को राइट कर देना है। तो बिकॉज ये रूल ही है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी बात को उसने एक और तरीके से बोला हुआ है पाउली ने, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसने क्या बोला बेटा? एनी टू इलेक्ट्रॉन within same atom, any two electron within same atom cannot have same set of 4 quantum number। any two electron within same atom cannot have same set of 4 quantum number। कहता है सेम एटम में कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लो, उनकी 4 की 4 क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकती। एटलीस्ट एक में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, या एक से ज्यादा भी डिफरेंस आ सकता है, बट डिफरेंस जरूर रहेगा बेटा। कि इसका मतलब है हर एक इलेक्ट्रॉन, चाहे इवन एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उनका एनर्जी भी जो है इक्वल है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज बेटा अपने एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, तो आप ऐसे लिखोगे 1s 2s 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखोगे। अब आप क्या करो कि ये आपने सपोज बना लिया ऐसे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में सपोज आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लो, इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन लास्ट ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 7 ले लेते हैं, और लेट वी चेक द 4 क्वांटम नंबर फॉर दीज इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला आ गया।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू बोलते जाओ बेटा, n का वैल्यू कितना आएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, n का वैल्यू? डू यू लिसन मी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ 1 बोलते जाओ। l की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s वाले के लिए हमेशा 0 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -12, प्लस हाफ, 2 है ना, 2 है तो पहले वाले को प्लस हाफ, दूसरे वाले को माइनस हाफ देंगे। अकेला होता तो प्लस माइनस कुछ भी दे सकते थे आप। अब आ जाओ देखो ई नंबर 2 इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड, ये वाला सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन में एन का वैल्यू देखो कितना है, 1 नहीं बेटा, एन का वैल्यू तो यही है ना, 1 ही है ना, 2 नहीं है, 1 ही आ रहा है, 1। इधर देखो फिर एल का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें, 0 और इधर देखो एस का वैल्यू फिर 0 आ गया, एस का वैल्यू फिर 0, एस की वैल्यू हाफ होगी ना, माइनस हाफ। एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू माइनस हाफ। तो दोनों देखो एक ही एटम में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो एक क्वांटम नंबर में डिफरेंस आ गया, तो 1 क्वांटम नंबर, ये देखो ये वाला डिफरेंस आ रहा है इसमें, इसमें प्लस हाफ आया, इसमें माइनस, बाकी तीनों सेम है। इवन 7 नंबर इलेक्ट्रॉन देखो एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर में तो डिफरेंस आएगा ही, 4 क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। इसके लिए देखो 7 लास्ट में चले जाओ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करते हैं अब हम लास्ट वाले के लिए। देखो एन का वैल्यू 2, अब की बार एल का वैल्यू पी है 1, एम का वैल्यू, अब एम का वैल्यू है तो देखो हाँ, तो बीच वाले का जेड वाले का 0 लेते हैं, प्लस माइनस 1 कुछ हो सकता है, और एस की वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो प्लस माइनस हाफ हो सकता है। तो इसका मतलब देखो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा के देख लो किसी भी एटम में, उनका 4 क्वांटम नंबर जो है उसका सेट सेम नहीं हो सकता। लेकिन बट अब बेटा हम यही चीज मान लो मैं कह दूं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में एन का वैल्यू कितना आएगा, एल का, एम का और एस का 1 0 0 प्लस हाफ। तो ये चीज तो सेम होगी ना। तो एग्जामिनर का माइंड या हर एक वर्ड का मतलब समझना है, तो इसलिए मैंने लिखा है एनी 2 इलेक्ट्रॉन विद इन सेम एटम, एक ही एटम में एनी 2 इलेक्ट्रॉन विद इन सेम एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अलग अलग एटम के हैं तो वो 4 सेम क्वांटम नंबर हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि क्वांटम नंबर डिफरेंस कितने हो सकते हैं, चारों ही हो सकते हैं, 4 में डिफरेंस हो सकता है, 3 में, 2 में, एटलीस्ट एक में डिफरेंस तो होगा ही होगा। एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 स्पिन क्वांटम नंबर बना रखे हैं। क्लियर? चलिए आगे बेटा, क्लियर है यहां तक? सर जो ये अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में अगर पी हाँ। ऑर्बिटल में मतलब जैसे अगर एन की भी वैल्यू दी होगी तब भी हम लोग फिर अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है तो क्यों ही बताएंगे। हाँ ऑलवेज यू नीड टू गिव आंसर टू, चाहे कुछ भी दे रखा हो, वो बातें सब उलझाने की हैं क्योंकि रूल ही यही है, कोई भी ऑर्बिटल है चाहे एन आगे कितना भी दे रखा हो और कुछ भी दे रखा हो, आप सीधा टिक 2 करेंगे। 2016 में भी आपका प्रॉब्लम आया है ये, उसने पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल लिख के दे दिया है, पहले भी 2-4 बार आया था। हाँ 2010 में भी आया हुआ है। देखो तो ज्यादातर बच्चे उलझ जाते हैं, जैसे पी की जगह ऐसे मैं लिख दिया, मान लो मैंने कह दिया आपको 3p में बताओ या 2p में बताओ, तो कुछ नहीं सोचना, आपने ऑर्बिटल देखते ही आंसर क्या करना है, टिक हमेशा 2 आंसर करना है। तो ये काफी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिकॉज ये रूल से होता है पॉली एक्सक्लूजन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। क्लियर? सर जो आपने यहाँ पे E7 लिखा है तो E7 का आपने स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ लिखा है, तो आपने पीछे बताया था जब ऐसे लिखा रहता है तो सबका प्लस हाफ ही कंसिडर करते हैं अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो। नहीं मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन दिया हो, नोट्स देखना आप, एक इलेक्ट्रॉन में, एक ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन दिया हो तो प्लस हाफ भी दे सकते हो और माइनस हाफ भी दे सकते हो। लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हों तो फिर आपको एक का प्लस हाफ देना पड़ेगा और दूसरे का माइनस हाफ देना पड़ेगा, जैसे इसमें दिया है। अकेला है तो दोनों कर दीजिए, जैसे किसी, हाँ बोलो, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे तो दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा था, मतलब पीजेड में भी और पीएक्स में भी, तो उसमें आपने दोनों को प्लस हाफ दिया था।
हाँ, वो इसलिए दिया था कि अगर हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन, वो बात अलग है, वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर हाँ कैलकुलेट करना हाँ हो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देन अगर अलग अलग करोगे तो मैग्नीट्यूड लिया जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने में। जो 2s+1 वाला फार्मूला है ना, हाँ उसमें स्पिन हाँ। का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो अकेला है तो हम प्लस हाफ, मतलब हाफ हाफ लेके करेंगे। दोनों है तो एक को प्लस हाफ, एक को माइनस हाफ लेके करेंगे। हाँ सब वो वही अलग पूछ चीज है, रहे थे। ये अलग चीज है। जैसे मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोवाइड द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, हम्म। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या दोगे? N2 ही दोगे आप, L1 दोगे, M प्लस हाँ। या -1 दोगे, L S की वैल्यू प्लस या माइनस हाफ दोगे आप। ओके सर। सिंगल होगा तो प्लस या माइनस हाफ दोगे। क्लियर? यस सर। तो जब हम ये बेटा सारा सीख जाते हैं तो इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखते हैं। तो अब ये तीनों ही रूल हमें यूज करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। किसी भी रूल को ब्रेक करना है तो अगर आप एनर्जी लेवल तोड़ रहे हो तो ऑफ बो रूल ब्रेक कर रहे हो। अगर आप मतलब पहले सिंगली फील्ड नहीं कर रहे हो तो हुंस रूल ब्रेक कर रहे हो। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आप सेम ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहे हो, तो इसका मतलब जैसे ये है नॉट। मैं नाइट्रोजन वाला एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन 7, मैंने ऐसे लिख दिया 1s2, ऐसे 1s2 1s2 2s। ये लिख दिया बेटा। तो देखो इसमें बताओ कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? 1s2 2s1 2p4 कर दिए मैंने। हमें ऐसे आ गया एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज वायलेटेड। तो हाउ कैन वी चेक? देखो, हमें पहले एनर्जी के हिसाब से 1s को फिल करना था, कर दिया n+l रूल के अकॉर्डिंग। फिर हमें किसको कंप्लीट फिल करना था? 2s को। लेकिन नहीं किया हमने। देखो सीधा किस में चले गए हम? 2p में चले गए। ये एक इलेक्ट्रॉन रख के दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चल गए। तो किस रूल का ये जो है वायलेशन है? ऑफ बो वायलेटेड। बाकी कोई वायलेटेड नहीं हुआ। जैसे यहां देखोगे आप, पहले सिंगली फील्ड हुआ है, फिर पेयरिंग स्टार्ट हुई है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हुंड हुंड फॉलो हुआ है। हुंड तो सेम एनर्जी पे जाके ही देखना था हमें। और पावली भी फॉलो हुआ है, देखो, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन आ गए, जहां जहां दो इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड है। पावली भी फॉलो हुआ है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता बेटा, अब बताओ कौन सा रूल ऑफ बो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है? बताते जाओ मुझे। सर ऑफ ऑफ तो बो फॉलो वाइल हुआ है। सर हुंस फॉलो ऑफ फॉलो हुआ नहीं है। हुआ। यस, ऑफ बो फॉलो हुआ है, हुंड्स नहीं हुआ। बिकॉज पहले सिंगली फील्ड करना था तब ये फॉलो होता, तो हुंड्स फॉलो नहीं हुआ, ये वायलेटेड हो गया। और दो जब जब इलेक्ट्रॉन आए हैं तो दो रखे हैं हमने, इसका मतलब पावली भी फॉलो हुआ है। अब देखो मैंने ऐसे कर दिया। अब बताओ कौन कौन सा रूल फॉलो नहीं हुआ? ऑफ पाउली बो नहीं हुआ है या हुआ नहीं हुआ है? सर, ओब्बो हुआ है। यस, ऑफ वो अब हुआ है। ऑफ बो हुआ है, हुंड भी नहीं हुआ, हुंस भी नहीं मुझे भी हुआ नहीं और हुआ। उससे भी नहीं हुआ, पॉली भी नहीं हुआ। और पावली भी नहीं हुआ। तो पॉली भी आप नहीं। ऐसे एग्जाम में देखेंगे और देख के बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन की कौन सा रूल फॉलो हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। सपोज ऐसा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। सपोज मुझे एग्जांपल देना था, अपने ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बोरोन का लेते हैं 5। बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p1। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, एक ये, एक ये, और एक ये।
तो बताओ बेटा कौन सा फॉलो नहीं हुआ इसमें, कौन सा वैलिड नहीं है, कौन सा वैलिड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये दिया है अपने को, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो कौन सा वैलिड है और कौन सा नहीं है? सर फर्स्ट वाला वैलिड है। फर्स्ट वाला वैलिड है। सेकंड वाला? सेकंड भी वैलिड है बेटा। इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी तो इक्वल है ना, कहीं भी रख दो आप। वो तो हम क्या है कि स्टार्टिंग में हैबिट होती है कि पहला इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एक्चुअली ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दूं, चाहे यहाँ रख दूं, चाहे यहाँ रख दूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों की एनर्जी इक्वल है, तीनों वैलिड है, ध्यान रखना। समझ गए ना बात? क्योंकि एनर्जी तो तीनों की इक्वल है। अब वो तो बनाने का तरीका ऐसा है हमारा, तो इसलिए हम दिखा देते हैं पहले यहाँ, यहाँ या यहाँ। क्लियर? यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाना सीखते हैं तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंट। तीनों चीजों को बेटा अच्छी तरह से देख लेना। मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, if we talking about the valence electron, it mean the electron, number of electron in last shell। इस बात को ध्यान रखना बेटा, लास्ट शेल, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, क्या आंसर दोगे बेटा? First of all, you need to write the electronic configuration of nitrogen atom, and you know the atomic number of nitrogen atom is 7. So you will give 1s2, 2s2, 2p3. Now, if you want, I want to ask how many valence electron in nitrogen atom. What is your answer? Give Sir, me answer. 3. 3. 3. Any other view of any other student? सर 5। 5। वेरी गुड बेटा। देखो 2 बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2 तो कैसे दे दिया, मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई फिर तो यहां भी नहीं देखा आपने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, मुझे पता था इस क्वेश्चन में मिस्टेक आती है। क्या मिस्टेक आती? हाँ 5 होगा बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है, देखो एक एक वर्ड पे ध्यान दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, इन लास्ट शेल, सेल देखना है। तो सेल देखो ये 2 वाला है, ये वाला, ये तो 2 तो ये सिर्फ थोड़ी देखेंगे, लास्ट ऑर्बिटल नहीं है, लास्ट सब सेल नहीं है, हमें लास्ट शेल देखना है। तो लास्ट शेल तो 2 वाला है, तो हमारा देखो ये सारा आ जाएगा ना बेटा। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है देखो, जब तक हम अपना उस पे माइंड का यूज नहीं करेंगे ना, तो ऊपर ऊपर से आंसर देंगे तो छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नाइट्रोजन एटम, तो सेकंड शेल देखोगे आप, शेल सेकंड है, सेकंड शेल कंप्लीट देखना है, तो इलेक्ट्रॉन देखने हैं इन सेकंड शेल। तो आंसर क्या दोगे अब देखो आप, 3 और 2 5। तो ये पॉइंट ध्यान रखना पहले। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। सेकंड वाला जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, वो कैसे निकालते हैं फिर देखो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता है। जब वो स्पिन करता रहता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मतलब इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। का फार्मूला होता है निकालना अंडर रूट, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटोन होता है, BM। यहां हेयर जो n होता है बेटा,
एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस एन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन प्लस 2 BM है वेयर बोहर मैग्नेटॉन। नाउ यू कैन सी कि एन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आपको। तो एग्जांपल नाइट्रोजन का ही लेते हैं, देखो वापस एज एग्जांपल नाइट्रोजन 7 आ गया, 1s2 2s2 2p3। ओपन करो अब इसको, तो 1s2 ये फर्स्ट सर सेल हो 3। गया, 2s2 बिल्कुल सही है बेटा, 3 आ जाएगा ये वाला। देखो 2p में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है तो हमारा 3 आ जाएगा। जैसे मान लो आयरन का एग्जांपल देखो, आयरन 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 का एटॉमिक नंबर है 26। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो देखो 26। देखो इसमें एक काम और कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना आप, जो फर्स्ट नोबेल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख के छोड़ सकते हो आप। जैसे 1s2 है आपका, 1s2 हीलियम गैस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन तक, फिर आगे 2s2 2p3। सिमिलरली इन द केस ऑफ आयरन आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d से पहले 4x में इलेक्ट्रॉन फिल करने, फिर d में आना है आपने, तो 6 इधर आ जाएगा। तो यहां पर देखो ये 18 है, यहां तक 18 है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप आर्गन 18 4s में 2 और 3d में 6। तो अब मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो अनपेड काउंट करना है तो 3d में 6, d5 होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 सर 4। और 4s में 2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। n इज इक्वल टू 4 है तो मैग्नेटिज्म निकालोगे तो 4 प्लस 2 बोहर मैग्नेटो, वो कैलकुलेट करके निकाल लोगे जितना भी आपका आएगा। तो इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो 4s वाले लेंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4s वाले, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन आए हैं वो वाले देंगे हम। तो उससे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अब एक स्पेशली हिंट दे रहा हूं मैं आपको, स्पेशल हिंट फॉर डी इलेक्ट्रॉनों के लिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैं दे रहा हूं कि अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा तो म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी बेटा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। एन की वैल्यू 2 हो गया तो म्यू डायरेक्ट कर देना 2 पॉइंट समथिंग होगा। अगर मान लो म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब एन की वैल्यू 4 है। एन की वैल्यू 5 है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है उतना ही है। इससे इधर आपको क्या है, कैलकुलेशन जल्दी बना लोगे आप। जैसे मान लो मैं आपको किसी में बोल देता हूं म्यू इज इक्वल टू 24 है, तो डी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 25 है सपोज, 24 म्यू इज इक्वल टू अंडर 24 है, तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 24 है तो 5 5 या 25 होता है, तो 5 से तो कुछ, तो कितना आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये 24 को क्या लिखोगे, 4 पॉइंट समथिंग लिखोगे आप। भाई दो तरीके हैं, एक तो सोल्व करोगे तो लंबा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, एन रिवर्स चलना पड़ेगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 24। फिर आप 24 कितना वैल्यू यहां रखो कि ये 24 आएगा, तो देखो आप 1 रखोगे तो 2 1 3 3 2 रखोगे 2 2 4 2 8 3 रखोगे 3 2 5 3 15 4 रखोगे 4 और 6 और 4 24, तो n इज इक्वल टू 4 रखना पड़ा आपको। तो मैंने तो आपको सीधा बता दिया ना, ये 24 है, 25 तो नहीं है, 25 होता तो 5 होता। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, अगर अंडर रूट 25 होता तो वैल्यू कितनी आती म्यू की, 5। लेकिन ये तो 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पॉइंट समथिंग। क्या लिख सकते हैं 24 को, 4 पॉइंट समथिंग। अभी मैंने बताया हिंट आपको, 4 पॉइंट समथिंग आ गया तो एन की वैल्यू 4, ये देखो 4 ही आई है, वैल्यू रख के भी देख सकते हो। तो ये देख के भी डायरेक्ट आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू हम जो है
निकालते हैं इसके अंदर। सपोज मैं एक स्पीसीज देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम देते हैं इस पर जिस तरह की आती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe plus X species is, या ऐसे करता हूं, M plus X species is ये निकाल लेते हैं √35 बोहर मैग्नेटोन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M plus species is √35 बोहर मैग्नेटोन। कैलकुलेट द oxidation state of M if its atomic number is 26। ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा मैंने आपको। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M plus X species is √35 बोहर मैग्नेटोन। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M if its atomic number 26। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? सबसे पहले देखो आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, वो एटॉमिक नंबर लिखो। जैसे एटॉमिक नंबर है 26, हमने नॉर्मल लिख लिया M26। M26 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, ये न्यूट्रल लिया पहले, न्यूट्रल। तो M 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d6 होगा। अगर ये 26 एटॉमिक नंबर न्यूट्रल होता तो ये आता। यहां तक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। 2 4 10 18 आ गया, आर्गन तक कर दिया 18। अब यहां 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और इधर 4s2 इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है कि उसमें M plus X है, प्लस X मतलब है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो निकालने हैं, और उसका बोहर मैग्नेटोन आ रहा है √35। तो म्यू आ रहा है मेरे पास, देखो √35। अब बेटा 36 होता तो कितना आ जाता? 6 वैल्यू सर 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5.7 5 पॉइंट समथिंग है, 7 5.7 आ गया, 5 पॉइंट समथिंग आ गया ना, 5 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5। अगर म्यू की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रखने। तो अब एक काम करो, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखो। सर एक तो 5 निकालने के लिए एक नहीं निकालेंगे ना बेटा, ये दो भी तो निकालोगे। निकालना कहां से स्टार्ट करोगे, ये भी तो मैटर करेगा ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तब 3d की एनर्जी कम होती है और 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की ज्यादा। 4s से निकलेंगे लेकिन सर। जब इलेक्ट्रॉन 4s से निकालने हमें स्टार्ट करने होंगे, तो तब तक निकालते जाओ जब तक अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन देखो ये निकलेगा। इसीलिए मैं, कुछ बच्चों की हैबिट होती है वो ऐसे लिखते हैं इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। बुक्स में भी कई में ऐसे लिखा होता है। मैं इसके लिए मना करता हूं बेटा, क्योंकि निकालते टाइम गलती हो सकती है इलेक्ट्रॉन। अब निकालोगे तो डी से निकालना स्टार्ट कर दोगे। 3d पहले आता है, पहले ही रखो, तो इलेक्ट्रॉन फिल एनर्जी के हिसाब से फिल करने का तरीका है। तो पहला इलेक्ट्रॉन देखो ये निकल गया, फिर ये निकल गया, तब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इन इलेक्ट्रॉनों में फिर ये और निकाल दो, तो अंदर रह जाएंगे 3। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो ये बनेगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये रह जाएगा, 4s वैकेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये जो स्पीसीज बनेगी 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसका मतलब मेटल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो M+3 आ गया, M+3। अब देखो म्यू आ गया इसका N+2 बोहर मैग्नेटोन। तो ये निकालोगे तो म्यू इज इक्वल टू 5 + 2, तो सोल्व करोगे 7 5 जा
35 बोहर मैग्नेटोनॉल। तो √35 जो होगा उसके लिए स्पीसीज ये होने चाहिए, M के 3 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या आ जाएगी? +3। देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कंपटीशन में ऐसे पूछे जाते हैं। नॉलेज हमें होती है, बस हमें थोड़ा सा उस नॉलेज को जो होता है असेंबल करना होता है, कि उस नॉलेज को असेंबल करके हमें क्वेश्चन पे लगाना है। तो आपका उसने एटॉमिक नंबर 26 दिया था, पहले पूरे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, यू नीड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेसिंग। भाई 3D पहले रखा करो, 4s बाद में रखा करो। इलेक्ट्रॉन फिल जरूर कर दिए 4s में पहले, 3D बाद में, लेकिन जब निकालोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। अब हमें क्या करना था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बनाने थे, तो 5 हम सीधा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते D से, पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो ये निकलेगा ना। तो पहले दोनों S के निकल गए दोनों, फिर D का एक निकला और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमें टोटल रिमूवल जो करना पड़ा वो 3 इलेक्ट्रॉनों को करना पड़ा। दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज इन दिस केस +3। क्लियर बेटा? किसी को डाउट? चलो आगे। क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेना था ऊपर वाला। ये एक बेटा मेरा एडवाइस है कि ये स्क्रीनशॉट की बजाय ना कॉपी पेन रख करके वो भी ले लिया करो, लेकिन नोट्स जरूर साथ में किया करो, क्योंकि उसका क्या होता है जैसे जैसे कॉपी में लिखते हो तो माइंड में भी चीजें चलती जाती हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट के साथ कॉपी नोट्स बहुत जरूरी है। मेरे से चाहे टाइम ले लिया करो, लेकिन ये ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। और अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो सभी बच्चे अगर ऐसा लगता है आपको स्क्रीनशॉट लेते हो तो बाद में नोट्स बना जरूर लिया करो, नोट्स बना लो और याद कर लो, क्योंकि एग्जाम, फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा उससे आपका। ओके सर, सर हो गया। अब देखो बेटा, एक चीज हो कि आपने ये तो सुना होगा कि भाई एक जो होता है आपका पैरामैग्नेटिज्म होता है और एक डायमैग्नेटिज्म होता है। तो दोनों में देखो फर्क देखते हैं, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में क्या फर्क है। ये कई जगह आएगा तो हम पहले ही कर लेते हैं। डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड होते हैं, या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उसका म्यू 0 होता है। म्यू 0 होता है, ऐसे को हम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है उसका, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो उसको हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। चलो ये तो बात होगी आपकी बुक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, भाई यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लिया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है वो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं। और म्यू कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने फार्मूला किया n+2 बोहर मैग्नेट्यूड। ये तो होगी भाई सीधी साइंस की लैंग्वेज में बात होगी कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक है। अब आप मान लो किसी पर्सन को ये बोला जाए जिसको साइंस का नॉलेज नहीं हो कि भाई आपको दो मटेरियल दिए गए, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि विच वन इज द डायमैग्नेटिक एंड विच वन इज द पैरामैग्नेटिक। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देख लो आप। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा स्लाइटली वो डायमैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट होगा वो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में करोगे तो मैग्नेटिक लाइन उससे पास होंगी। तो इसका एक कम पढ़े आदमी को अगर आप बताओगे कि भाई कैसे पता करेगा, तो उसका सीधा सा वेट से इसको कर सकता है। वेट चेक कर लो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डाल करके किसी का वेट चेक कर रहे हो और वेट हल्का सा बढ़ रहा है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर कम हो रहा है हल्का सा तो डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो अब क्या बोल सकते हैं, ये अभी मैंने पिछले किसी एग्जाम में देखा, NCSC के एग्जाम में देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ। उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं पूछा, उसने इसके वेट से पूछ लिया, वेट के बेस पर कि कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, शोज slightly less weight in magnetic field। अगर वेट में कमी आ रही है, लॉस हो रहा है, slightly show slightly less weight in
मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन होता है बिकॉज स्लाइटली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्लाइटली रिपेल हो जाएगा, तो और इसलिए उसके वेट में लेस जो होगा लॉस दिखाई देगा। और ये जो करेंगे ये शोज स्लाइट इंक्रीज, तो स्लाइट इंक्रीज इन देयर वेट। बट कब? ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। जब इनमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो स्लाइटली इंक्रीज शो करेंगे वेट में, जो पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज स्लाइटली अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेटिक लाइन। ये थ्योरी भी ध्यान रखना बेटा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे तो स्लाइटली इंक्रीज शो करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो है ही है पहचान, वेट से भी पहचान कर सकते हो, स्लाइटली इंक्रीज शो करेंगे। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्लाइटली डिक्रीज शो करेंगे। ये जो प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड एग्जाम में आपका जो प्रॉब्लम आएगा, हेलो यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना? नहीं। नो सर। एक, अब आ रहा है बेटा? अब दिख गया? नो सर। नहीं आया? एक, मुझे लगा कुछ डिस्टर्ब हुआ है ना, तभी तो नेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है काफी। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। स्क्रीन आ गया बेटा? स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड पर जो है या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, या अभी एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं तो उस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं आपके। देखो ऐसे आएगा। अब 3 वर्ड लिख रहा हूं मैं, देखो नोट, कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए। एक, जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एक वर्ड ये पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। एक पूछा जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एक पूछा जाता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो तीनों बेटा अलग अलग चीजें हैं। जब आपसे पूछा जाए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो आपने देना होगा NH/2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करना है। जब ही इज आस्किंग अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देन यू विल गिव L L+1 H/2 pi, and if he asking about the magnetic moment then you will give N+2 Bohr magnetic moment. So don't get confused by these different formula। जो पूछेगा उसी फार्मूले का यूज करके कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम टाइम में, इधर का इधर लगा देते हैं, इधर का इधर लगा देते हैं, तो ध्यान रखना आप। लेकिन ये रूल का हम जब ये रूल यूज करते हैं बेटा तो 30 तक भी हमें 30 एटॉमिक नंबर तक भी हमें एक्सेप्शन मिलने लग जाते हैं। इवन 30 से आगे तो एक्सेप्शन है ही, इवन 30 तक भी आपको एक्सेप्शन मिलने लगते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ वो रूल अप टू 30 एटॉमिक नंबर। 30 के बाद तो बहुत सारे हैं, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर हैं जो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इफेक्ट करते हैं। आप लेंथेनाइड एक्टिनाइड में देखोगे तो बहुत आएंगे, अप टू 30 भी, क्योंकि 30 तक तो हमारा सिलेबस में डायरेक्ट ही है। तो उसमें एक आपका एग्जांपल है क्रोमियम। क्रोमियम
और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4 स्टार्ट हो गया तो 4s 4p 4d 4f लिख दिया करो। जो वाला स्टार्ट हो उतने सब शेल बना दिया करो। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 2 2 6 2 6 18 2 यहाँ आएंगे फिर आपके 4 यहाँ आएंगे। हिसाब से ये होना चाहिए था, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए था, तो ये तो 18 तक हो गया आर्गन 18। आगे वाला देखें तो 3d4 एंड 4s2, लेकिन ये होता नहीं रूल के हिसाब से। तो ये होना चाहिए था उल्टा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, 4s में 1 ही रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, तो आर्गन 18 3d5 4s1 होता है इसका। आर्गन 3d5 4s, तो देखो अब वो रूल ब्रेक हो गया। 4s n प्लस रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें फिल करना था 4s को, हमने 4s को कंप्लीटली फिल किए बगैर 3d5 में आ गए। इसका रीजन है एक्चुअली सारी केमिस्ट्री जो मूव करती है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। जब 4s1 है, एस ऑर्बिटल अकेला होता है, चाहे हाफ फील करो चाहे फुल फील करो स्टेबल होगा। लेकिन डी जो है पांचों की एनर्जी बराबर है, डी जनरेट है, अगर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ जाए तो जो है ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका रीजन है कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, एक्सेप्शनल केस आया, ये किस रीजन से आया, रीजन हमें देना होगा इसका। You find the reason of this question 3d5 4s1, 3d5 is the half field and 4s1 is the half field. This is due to extra stability of half filled d and s orbital. अब पॉइंट आता है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे आ गई भाई D5 में या S1 में, हाफ फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका रीजन क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आई, इसका रीजन होगा, ये सीधा कर दो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड D5 एंड S ऑर्बिटल ड्यू टू, इसका रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रीजन है बेटा इसका। बिकॉज जैसे आप 3D में 5 है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो सब में सिंगली फील्ड 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, पांचों की एनर्जी बराबर, पांचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल एनर्जी वालों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ऊपर लिख ही दिया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड D5 एंड S1 ऑर्बिटल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आता है, और आगे अगर डेप्थ में जाना चाहें हम तो इसका रीजन इवन कभी यहां तक पहुंचा नहीं है एग्जामिनर, फिर भी अगर हमें जाना चाहें तो इसका रीजन होता है कि एक्सचेंज एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो मैं बताऊंगा आपको अभी अलग से बता देता हूँ। चलो एक बार इसको पूरा कर देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल बेटा एक कॉपर का है, कॉपर भी एक्सेप्शन है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, Cu 29 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 करके 3d9 आएंगे। लेकिन रूल के हिसाब से ये होना चाहिए था, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन करते, देन ये इलेक्ट्रॉन d में आता, d9 होना चाहिए था, बट ये ऐसा है नहीं, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो ये आता है ऑर्गन 18 और 3d10 4s1, ये हो जाता है। तो इसका रीजन भी आप सिमिलर, जैसे ऊपर रीजन दिया है वैसे यहां भी वही रीजन दोगे, सिमिलर रीजन 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये देखोगे ये फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड d ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड s ऑर्बिटल। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीजन वही ड्यू टू सिमेट्रिकल distribution of electron as example in case of 3d10 you know
5d orbital or 5d generate d orbital are present here, so all have equal number of electron, symmetrical distribution of electron and also in 4s1। तो ये देखो 30 तक भी देखेंगे तो आपके दो जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आता है, कॉपर और क्रोमियम का ऑफ बोर रूल फॉलो नहीं होता है, और उसका रीजन है हाफ फील्ड या फुल फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इससे हमें एक चीज और सीखने को मिली यहां पर, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला पॉइंट। तो जैसे आपके पास S फुल फील्ड होगा तो S2 होगा, P6 होगा, D10 होगा, F14 होगा। अगर हाफ फील्ड होंगे तो S1 होगा, P3 होगा, D5 होगा और F7 होगा हमेशा अपने। और जो होंगे फुल फील्ड या हाफ फील्ड नहीं होंगे, नॉट फुल फील्ड और हाफ फील्ड, कोई भी केस हो सकता है, वो इसमें बाकी आ जाएंगे। तो इधर से इधर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मतलब जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं होते हैं उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं फुल फील्ड। हाफ फील्ड से फिर ज्यादा स्टेबल आपका फुल फील्ड हो जाएगा, और अलग अलग ऑर्बिटल होंगे तो वापस n+l रूल अप्लाई कर देंगे हम। बट इसमें क्या है कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, एक नॉलेज क्लाउड आपको, कि भाई इसमें ऐसा क्यों होता है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये एक कैलकुलेशन करते हैं हम, सिलेबस से थोड़ा और आगे की बात है, नीट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये, बट एक कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होती है एक्सचेंज एनर्जी एंड माइनस जो होती है पेयरिंग एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी में से पेयरिंग एनर्जी माइनस कर देते हैं तो उसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी सपोज SC लिख देते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी सपोज EE, और पेयरिंग अपनी तरफ से सिंबल बना लेते हैं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब भी कैलकुलेट करनी होगी तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी होगी कुछ भी कर लो यहां पर kx माइनस पाई एक्स, या कुछ भी कर लो nk, ऐसे कर लो nk माइनस पाई एक्स। n जो है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन इन सेम डायरेक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन इन सेम डायरेक्शन। k मतलब एक्सचेंज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू गिवन होती है एक्सचेंज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो ये आप पाई एक्स दे रखे हो, पाई एक्स इज गिवन इन केस ऑफ पाई एक्स, पाई जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्स एनर्जी पर पेयर। सपोज अभी एग्जांपल लिया था हमने एग्जांपल लिया डी वाला, क्रोमियम के केस में एक बार D4 लिया, एक बार D5 लिया। इन दोनों में स्टेबल कौन सा है हमें ये देखना है, और एक बार D10 ले लिया। देखो तीनों केस बेटा D के है, ये D4 है, ये D5 है, ये D10 है, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और ये ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। हमें ये देखना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये कैलकुलेशन यूज कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस nk माइनस पाई एक्स, nk एक्सचेंज एनर्जी, n जो है नंबर ऑफ हैविंग, यहां पर n के बड़ा कर दो कि नंबर ऑफ हैविंग n स्पिन में, यहां हम कर देते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज कर देते हैं, और ये एक्सचेंज एनर्जी को कर देते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज। और इस नंबर ऑफ एक्सचेंज में जो n है वो निकाल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन सेम डायरेक्शन। नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालने का वही फार्मूला बेटा जो पहले आपने
स्पेक्ट्रल लाइन निकालने वाला सीखा था, n(n1 - 2). अब सपोज इस कॉन्सेप्ट को आप ऊपर वाले केस में लगाते हो कि आप व्हाई डू यू से कि भाई जो पार्शियल फील्ड है वो लेस स्टेबल है, हाफ फील्ड और ज्यादा स्टेबल है, और इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। देखो D4 केस है एज एग्जांपल, D4 में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4। D4 में ऐसे करोगे तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन सेम है, तो n निकालो, कैपिटल N इज इक्वल टू n(n-1/2). क्या आएगा बेटा? देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आएंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंज n इज इक्वल टू n(n-1/2). n क्या है? छोटे वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन इन सेम डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 4 4 - 1/2 इतना हो गया ये 6। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज n की वैल्यू आ गई 6। सपोज पर एक्सचेंज एनर्जी है k, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई पेयर कोई है नहीं, नो पेयर। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला लगाओ। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, nk - πx। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी n कितना आ गया, n की वैल्यू देखो 6, ये आ गई ऐसे इलेक्ट्रॉनों की 6 की, कोई पेयर नहीं है 0, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गया 6 के, ऐसे इलेक्ट्रॉन 6 के आ गया। बट अगर यही केस आप देखो D5 के लिए निकालो, D5 में ये वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्ट लिख दो बेटा, ये में 5 × 4/2 10 आ जाएगा ना ये। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी 10k। अगर मैं D10 में निकालूं तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी 10k पहले ऐसे इलेक्ट्रॉनों के लिए प्लस 10k ऐसे वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए D10 वाले केस में, और -5 पेयर है, 5 D10 वाले केस में 5 पेयर बन जाएंगे, तो पेयर पाई x की या k की वैल्यू गिवन होगी। तो ये एनर्जी ऊपर वाले से तो ज्यादा आएगी कम से कम, तो इससे ज्यादा आ जाएगी। तो आप देख सकते हो जिसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी इवन कैलकुलेट कर सकते हो ज्यादा आएगी, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। बट आप क्या करते हो, अपने जो है ड्यू टू इजी स्टफ वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन, बोल देते हैं एक्सेप्शन। एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, रीजन है कि जो क्रोमियम और कॉपर का केस है, और इवन इसके बाद और भी काफी सारे केसेस आते हैं, तो क्रोमियम और कॉपर के केसेस में एक्सेप्शन होता है, ऑफ बो रूल का एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन नहीं होता है, ऑफ बो रूल ब्रेक होता है। उसका रीजन होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आप 2016 का जो नीट का सेकंड पेपर आया था, उसमें देखोगे तो एक वर्ड ऐसा आ गया था जो जनरली बच्चे ने नहीं पढ़ा था, जॉन टेलर इफेक्ट आ गया था। जॉन टेलर इफेक्ट पूछ लिया था उसने, तो जॉन टेलर इफेक्ट यही चीज थी, यही चीज था बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखनी थी कि जहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का आ जाएगा वहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। बस उसको जॉन टेलर नेम दे दिया था, तो काफी बच्चों का क्वेश्चन जो है छूट गया था या गलत हुआ था वो। तो कभी कभार जो है टच कर जाता है एग्जामिनर कि भाई इस लेवल तक पहुंच जाता है। तो क्रोमियम और कॉपर का क्या बोलोगे भाई? क्रोमियम और पहले क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस क्यों आया, क्या बोलोगे? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड d ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल। क्यों हाफ फील्ड ऑर्बिटल? बिकॉज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। सिमिलरली आप क्रोमियम में कहोगे। तो इवन में जो आपको मैं बता दूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं वो 3 में बता देता हूं, तो आप ये याद रखना। एक क्रोमियम का, देखो पीरियोडिक टेबल में लिखोगे ना तो ये तो जरूर याद कर लेना बेटा, स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23। इवन आपको एग्जाम में गिवन होगा, लेकिन याद होगा तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगी बेटा आपकी। 26, 27, 28, 29, 30। और यहां पर जो एक्सेप्शन मिलते हैं आपको, वो एक्सेप्शन जो आपको मिलेंगे कॉपर में ऑफो रूल का एक्सेप्शन, और क्रोमियम में, इवन आपको यहां पैलेडियम में भी मिलेगा एक। ये जो होगा स्कैंडियम 20 या 30, और जिंक, कैडमियम ये 48 होता है,
तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 46 वाला। तो 24 वाला, कॉपर वाला और पैलेडियम वाला, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? क्रोमियम आपने देखा आर्गन तक 18 था, फिर 3D 5 4s1 लिखना है, 4s2 नहीं लिखना। कॉपर वाला भी आपने देखा आर्गन तक 18, 3D 4s1 करना। पैलेडियम काफी जो है मतलब जिसको बोलते हैं कि बियॉन्ड कंप्रीहेंशन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि प्रैक्टिकल पर बेस्ड है ना, किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पैलेडियम जो आता है उसमें 4D 10 और 5s0 है, ध्यान रखना। ये इसके तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, निकल में नहीं आए लेकिन पैलेडियम में आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। तो पैलेडियम का भी ध्यान रखना आप, इसीलिए कहते हो ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जनरल। अभी आप जैसे यहीं से लगभग देख लो आप, नियर अबाउट पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जब यहाँ पहुंचते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें आप ऐसे लिखते हो n-1d और ns में लिखते हो 0 से 2 और d में लिखते हो 1 से 10। तो 0 कहां से आया ns? d में ये वाला है 0, देखो पैलेडियम में 5s0, पैलेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें 0 है। 1 वाला देख ही रहे हो आप, कॉपर वाला, क्रोमियम वाला, और 2 जनरली होते ही हैं सभी में, तो इसलिए आप ये लिखते हो। तो you give this answer for general electronic configuration d block element n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2। ये नहीं हो तो 1 to 2 दे देना, लेकिन 0 से 2 है तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका। तो इस टाइप से बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो। दूसरी होती है कुछ यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जनरल टर्मिनोलॉजी, उस पर कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके, वो भी मैं नॉलेज क्लाउड में डाल देता हूं। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा आइसोटोन, अब बताते जाना क्योंकि ये चीजें पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं। आइसोटोन्स क्या होते हैं? सर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या? न्यूट्रॉन। जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे देखो कार्बन 6 13, नाइट्रोजन 7 14। न्यूट्रॉन निकालो, इसमें से ये माइनस करो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे न्यूट्रॉन? 7। इसमें 14 में से 7 माइनस करोगे 7। तो दोनों यहां पर एन स्टैंड कर रहा है न्यूट्रॉन के लिए। तो जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स, उसको हम आइसोटोन्स बोलते हैं, आइसोटोन्स। फिर एक होता है आपका आइसोडायफर्स, डाई फर्स्ट न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन। आइसोडायफर्स क्या होते हैं कि पढ़ा है पहले बेटा कभी? आइसोडायफर्स हैविंग सेम एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, मतलब n-p एक्सेस। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर होंगे, तो न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है प्रोटॉन से, वो वाली चीज अगर सेम हो जाए देन नोन एज आइसोडायफर्स हैविंग सेम एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, सेम एक्सेस। जैसे देखो आप, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज्यादा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, अगर ये हम लेते हैं जैसे आप ये एग्जांपल देखो कि मैं ले लेता हूं, सपोज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन यही ले लेते हैं 13। तो इसमें देखो ये वाला प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का नंबर कितना है बेटा इसमें देखो 6। न्यूट्रॉन का नंबर कितना है इसमें देखो 13 में 6 क्या 7। कितने न्यूट्रॉन ज्यादा हुए प्रोटॉन से? 1 प्रोटॉन। तो एक्सेस न्यूट्रॉन कितना आया एक्सेस? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एक्सेस कितना आ गया? एक आ गया ज्यादा। यस सर।
ठीक है, अब मैंने ये ले लिया नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर 7 है, और ये ले लिया 15। अब देखो इसमें प्रोटॉन कितना आया बेटा, प्रोटॉन 7, प्रोटॉन 7 आ गया। न्यूट्रॉन कितना आया देखो, 15. 15 में से 8, 15 में 7 गया 8, तो न्यूट्रॉन कितने ज्यादा हुए, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कितना ज्यादा हुआ, 1। तो एक्सेस कितना आया, 1. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन 1, तो दोनों में एक्सेस देखो इक्वल है, एक्सेस न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाली स्पीसीज जो है आपस में, इसको आप बोलोगे आइसोडायफर्स। ज्यादातर बुक्स में, नॉर्मल बुक्स में, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ोगे तो नॉर्मल बुक्स या उसमें सीधा लिखा होता है N-P, डिफरेंस नहीं लेना। और N-P, ये तो मैं इसको आपको क्या ज्यादा मैथमेटिक्स में ना फंसा के मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉट N-P अगर 0 आ गया, नॉट आइसोडायफर्स। इसका मतलब तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में एक्सेस आना ही ना, एक्सेस आना चाहिए, तो डिफरेंस नहीं देखना होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, इवन जो तैयारी किए होते हैं उनको भी देखता हूँ, वो डिफरेंस देखते हैं एन और पी का। जैसे डिफरेंस तो मैं ये कह दूंगा, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14। इसमें देखो यहां पर न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है 12 में 6 गया 6, प्रोटॉन कितना है बेटा 6, N-P की वैल्यू कितनी आई, 0। जितने न्यूट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, डिफरेंस आ गया 0। इसमें देखो न्यूट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस कितना आ गया 0। तो N-P तो इन दोनों में भी 0 0 है, ये भी तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन इसको हम आइसोडायफर्स नहीं कहेंगे। तो इस वर्ड का मतलब है बेटा, मतलब एक्सेस आना चाहिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज्यादा है वो वाला नंबर सेम आना चाहिए, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं लेना। तो मैंने देखो ऐसे लिख दिया है, जिसमें N-P 0 आ जाए तो वो आइसोडायफर्स नहीं है, नॉट आइसोडायफर्स। क्लियर, ध्यान रखना है। हेलो, रिप्लाई Yes, करो बेटा, sir. आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. बात समझ गए। ये जो Yes, sir, आ रही है। N-P इज इक्वल टू 0 वाले आइसोडायफर्स नहीं होते, N-P 0 सेम आ गया, एक्सेस होना चाहिए भाई, ज्यादा जितनी एक्सेस है वो इक्वल होनी चाहिए, एक्सेस इक्वल होगी तो आइसोडायफर्स। इस ऐसा ही टेक्निकल टर्म पूछा जाता है बेटा, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसो मतलब सेम, स्टर मतलब स्ट्रक्चर। ये कब होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, जो हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एंड दो चीजें होती हैं इसमें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, अभी देखना आप कितने फंडामेंटल, जो अपने बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर होते हैं आपकी। सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम मतलब सेम एटोमेटिसिटी। कितना इंटरेस्टिंग, जरा देखना, ध्यान देना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, मतलब जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, और साथ में आइसो एटोमेटिसिटी होता है, जिसमें एटम का नंबर भी सेम होता है, उनकी स्ट्रक्चर ही सेम होती है, हैविंग सेम स्ट्रक्चर। तो आप बहुत बार एग्जाम में देखते हो, कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसमें होता है कि इनमें से स्ट्रक्चर किसका आपस में सेम है, तो हम सोचते हैं कि याद करना पड़ता है, याद नहीं, बस ये चीज चेक कर लो ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का नंबर और एटम का नंबर सेम है तो उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा उसमें। जैसे देखो, उसको बोलेंगे आइसोस्टर्स, मतलब आइसो स्ट्रक्चर हो गया, आइसोस्टर्स, यू नो CO2 एंड N2O। अब जरा देखो, अब इन दोनों में देखना है कि आइसोस्टर्स है या नहीं है, तो क्या चेक करोगे बेटा, यू नीड टू चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स देखो कितने हैं इसमें, 3. CO2 में एटम बताओ बेटा कितना है, 3, और N2O में एटम्स कितने हैं, 3। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन में एक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में 8 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन आगे देखो, 22। एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इंटू 2 प्लस 8, 22।
तो इलेक्ट्रॉन भी सेम आ गए, एटम भी सेम आ गए, तो ये दोनों आपस में आइसोस्टर्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर सेम होंगी, आइसोस्टर्स। बना के भी देख लेना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर तो आती है ना, ये होती है, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, 11th 12th आप कर चुके हो, ये आपके लिए ज्यादा जो इट इज नॉट फॉर बिग इशू फॉर यू। CO2 एंड लाइक N2O सेम स्ट्रक्चर, उसमें भी वही, ये एक बॉन्ड बढ़ रहा है तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। देखो, तो आइसोस्टर्स मैंने 3 चीजें लास्ट में टर्मिनोलॉजी में सिखाई हैं, यहां पर हम चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, इसके साथ ही फिर पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। और पेपर हो गया, कल आपका टेस्ट हो गया? यस सर। ट्यूज वो टेस्ट भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइम, तो उसके भी आप देखना, प्रॉब्लम जो जो होंगी वो टिक करके रखना, तो पेपर भी डिस्कस करूंगा, टेस्ट जो हुआ है वो भी, और साथ में अपना नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर बेटा? हैव यू एनी डाउट? बिकॉज नाउ आई एम लिविंग। सर जो आपने हाँ सर, क्रोमियम पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रोमियम पॉजिटिव में S का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे बाहर, सबसे पहले आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन से, S से स्टार्ट करना आप हमेशा। हाँ, S 0 हो जाएगा, जैसे ये है ना, क्रोमियम नेगेटिव हुआ फिर? क्रोमियम नेगेटिव होगा तो S में आ जाएगा। वैसे तो मेटल नेगेटिव नहीं हो सकती ना, क्रोमियम नेगेटिव नहीं होता, लेकिन थियोरेटिकली सोचें तो आ जाएगा, S में आ जाएगा। ओके सर। अगर क्रोमियम पॉजिटिव हुआ तो? क्रोमियम 2 पॉजिटिव। हाँ, तो फिर D में से निकालना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है, ठीक है सर। देखो अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है बेटा, तो आप N+L रूल से करा करो फिल, और निकालने हो तो N वाले रूल से निकाला करो, ये ध्यान रख लो बस। ओके सर। निकालना है तो सिर्फ N करो। तो जहाँ पे आपने हाँ सो वो वायलेटेड रूल्स नहीं बताए थे, जहाँ पे वायलेट कौन सा हो रहा है, ये कौन सा फॉलो हो रहा है? हाँ, एक बार वो पेज खोल दीजिए सर, थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन करने रह गया था। यही वाला बेटा? यस सर। सर इसमें मुझे पहले वाले में समझ नहीं आया कि हुंस रूल मतलब फॉलो कैसे हो रहा है। आपने लिखा कि फॉलो होगा, इसमें सब में पेयरिंग कौन से वाले में? पहले वाले में, सबसे पहले वाले में। सबसे पहले में तो वायलेट हुआ है ना वो रूल, नहीं हुंस रूल। फॉलो कहाँ? हाँ, हुंस रूल में क्या करते हैं हम, पहले सिंगली फील्ड करके फिर ही तो पेयर करते हैं। देखो पहले और ये केस कहाँ राइज होगा, जहां पर डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, जी जनरेट ऑर्बिटल P है, जैसे P3 ऑर्बिटल है इक्वल एनर्जी की 1 2 3, तो पहले सिंगली फील्ड किया फिर पेयर किया, हमने ब्रेक थोड़ी किया रूल, हुन तो नहीं किया ना ब्रेक। मतलब P में 4 इलेक्ट्रॉन रखने होते तो कैसे रखते, ऐसे ही तो रखते ना, आप एक एक करके भरते फिर पेयर करते। क्लियर? हटा दूं बेटा? यस हटा दीजिए।